न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले बात करेंगे यूपी में असेंबली इंतखाबात 2022 के हवाले से तमाम तर पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं और इसी हवाले से समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, जहां पर आज उन्होंने 400 सीटों का दावा कर दिया है। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने आइंदा असेंबली इंतखाबात में जीत का दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि 2022 असेंबली इंतखाबात में समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीतेगी। अखिलेश के मुताबिक बीजेपी हुकूमत से आवाम मायूस है। अखिलेश पार्टी की जीत का दावा करने के साथ साथ छोटी जमातों से इत्तेहाद करने के लिए भी तैयार है। और जिस तरह की नाराजगी दिखाई दे रही है किसानों के अंदर, नौजवानों के अंदर, व्यापारियों के अंदर, हर वर्ग के लोग जिस तरीके से समर्थन में आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी और बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। क्या हो सकता है कि जनता 400 सीटें भी जिता दे। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और यहाँ चुनाव के समय तमाम राजनीतिक दल आते हैं 2022, लेकिन समाजवादी पार्टी का लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाना। लेकिन और दलों का लक्ष्य क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल। मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, अखिलेश यादव ने बड़ा दावा कर दिया है 400 सीटें, क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से वो इस टारगेट को अचीव करेंगे? देखिए मुझे जिस तरह से बता दूं कि ये 2 दिनों की रथ यात्रा थी और ये 4 जिलों से होकर गुजरी, कानपुर नगर और हमीरपुर, जालौन और कानपुर देहात। कानपुर देहात में जिस तरह से इसका समापन हुआ, कल कानपुर देहात रुके अखिलेश यादव। आज सुबह जब मीडिया से बात की तो उनका कहना है कि जिस तरह से रथ यात्रा को, ये जो विजय यात्रा निकाली है, इसको जिस तरह से समर्थन मिला है, इसको देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले इस तरह की रथ यात्रा निकाली जाएगी। और जिस तरह से समर्थन दिख रहा है वो 400 सीट जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। उसके साथ ही उन्होंने विपक्षियों पर हमला भी बोला। जिस तरह से उनका कहना है कि इस सरकार में जो मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार है उसमें किसान, युवा, सभी वर्ग के लोग परेशान हैं, व्यापारी वर्ग के लोग परेशान हैं। साथ ही उन्होंने तंज कसा कि जिस तरह से जो अन्य पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश में आकर ये ऐलान कर रही हैं कि वो भी इस चुनाव में शामिल होंगी, तो उनका कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर अन्य पार्टियों में आने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटे दलों से, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनसे गठबंधन भी किया जा सकता है। और उसके साथ ही उन्होंने मौजूदा सरकार के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिस तरह से पिछले दिनों एक बयान आया था, उसमें कहा गया था कि जिस मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एसी में रहते हैं और एसी बस से सफर कर रहे हैं, उस पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो मौजूदा वक्त में जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भवन है और जो हेलीकॉप्टर है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में लिया गया था और उस पर ही वो लोग सफर कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जी वही संदीप, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो और दूसरी पार्टियां हैं उनको इत्तेहाद के लिए दावत दी है, तो क्या लगता है कि अब ये जो 400 सीटों की जीत का दावा किया है उसके लिए इत्तेहाद की तैयारी शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल। जिस तरह से गठबंधन के सवाल पर अखिलेश यादव ने, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है, उस पर साफ तौर से नजर आया कि कहीं ना कहीं वो गठबंधन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उनका इशारा जो था साफ तौर से था कि वो क्षेत्रीय दलों के साथ, छोटी पार्टियों के साथ जो है गठबंधन करेंगे, ना कि जिस तरह से कांग्रेस के साथ पहले गठबंधन किया था उस तरह के गठबंधन किए जाने के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी वहीं आम आदमी पार्टी के कुछ लीडर्स ने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, तो क्या छोटी पार्टियों के अलावा वो जो और दूसरी पार्टियां नई यूपी में अपना किस्मत आजमाएंगी, क्या उनसे भी इत्तेहाद की क्या सराहियां लगाई जा सकती हैं? देखिए अभी किसी पार्टी को लेकर उन्होंने फिलहाल ऐलान नहीं किया है कि वो किस पार्टी से गठबंधन करेंगे, लेकिन हाँ उन्होंने ये साफ जरूर किया कि अगर कोई पार्टी गठबंधन के लिए, कोई का मतलब छोटी पार्टियां गठबंधन के लिए आएंगी तो उसको लेकर वो साथ चलेंगे और उत्तर प्रदेश से भाजपा की सरकार को हटाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, तो सियासी सरगर्मियां तेजी से शुरू हो गई हैं और अखिलेश यादव का दावा अब देखने वाली बात होगी कि कहां तक वो इसको अचीव कर पाते हैं। संदीप, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक के हवाले से। आपको बता दें, महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर जो इस वक्त महाराष्ट्र में एनसीबी की तमाम तर कार्रवाइयां चल रही हैं, ड्रग्स मामले को लेकर जो गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं, उसको लेकर नवाब मलिक ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एनसीबी और उसके तरीकेकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। नवाब मलिक ने कहा कि वो अपने मौकिफ पर अभी भी कायम है। उन्होंने एनसीबी पर फर्जी रेड करने और दानिस्ता तौर पर लोगों को फंसाने का इल्जाम लगाया है। नवाब मलिक ने कहा कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष भानुशाली और किरण गोसाई के मुतालिक इंकशाफ किए तो मुझसे मेरे दामाद के बारे में सवाल किया जाने लगा। नवाब मलिक ने कहा कि तब से उन्हें धमकी भरे फोन कॉल मिल रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने कर दी है। ख्याल रहे कि हुकूमत ने नवाब मलिक की सिक्योरिटी में भी इजाफा कर दिया है। क्लियर कट फ्रेम करने का मामला है। जो मैं आज तक सवाल उठाता था कि एनसीबी फर्जीवाड़ा करती है, इस मामले में पूरा फर्जीवाड़ा एक्सपोज हो गया है। आप पूछेंगे क्यों किया गया? करण सजलानी को पकड़ा तो एक खबर आ गई कि ब्रिटिश नागरिक को 200 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया, हाइप हो गई। राहिला फर्नीचर वाला जो एक लड़की है गरीब घर की, जिसकी 6 बहनें हैं, एक छोटा भाई है, तमाम बहनें अपना घर चलाने के लिए काम करती हैं, घर में साबुन बनाती हैं। किसी जमाने में दिया मिर्जा के यहां नौकरी करती थी। आप लोगों को खबर दी गई कि ये दिया मिर्जा की सेक्रेटरी को हमने पकड़ा है। फिर वो हाइप हो गई पब्लिसिटी। उसके बाद नवाब मलिक का दामाद तो और चेरी पिक हो गया, पूरे देश में खबरें चलने लगी। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के दरमियान हमने कभी भी दामाद के निर्दोष होने की बात नहीं रखी। हमने यही रखा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। सिलेक्टिव खबरें बनाई जाती है, झूठी खबरें प्लान करके खबरें छपाई जाती है, और उसके बाद ओनस लेने के समय आप लोगों पे ओनस डाला जा रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर में हमारे दामाद को फ्रेम किया गया। ये पूरी तरह से चीजें सामने आ रही हैं। तो अब रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। एनसीबी के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि नवाब मलिक के दामाद समीर खान को जमानत मिलने के मामले में ये बड़ी खबर आ रही है। एनसीबी ने जमानत के खिलाफ अर्जी दाखिल की है। बॉम्बे हाई कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की गई है। दीगर 2 मुल्जिमीन की भी जमानत रद्द करने के लिए एनसीबी की जानिब से अर्जी दाखिल की गई है। किरण सजनाई, राहिला फर्नीचर वाला की जमानत रद्द करने की अर्जी दाखिल की गई है। तो लगातार एनसीबी की ड्रग्स मामले को लेकर कार्रवाइयां जारी हैं और अब नवाब मलिक के दामाद समीर खान को जमानत मिलने के मामले में एनसीबी ने जमानत के खिलाफ अर्जी दाखिल की है। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट में यह अर्जी दाखिल की गई है और इसके साथ ही जो 2 दीगर मुल्जिमीन हैं उनकी जमानत रद्द करने के लिए भी अर्जी दाखिल की गई है। किरण सजनाई, राहिला फर्नीचर वाला की जमानत रद्द करने के लिए एनसीबी ने अर्जी दाखिल की है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अमित राय, क्या एनसीबी मजीद पूछताछ करना चाहती है जिसके लिए ये अर्जी दाखिल की गई है? देखिए, निश्चित तौर पे एनसीबी का ये मानना है कि जो निचली अदालत ने समीर खान और 2 लोगों को, करण सजनानी और राहिला फर्नीचर वाला को जमानत दी थी, वो उसके खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की है। वो और भी कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। एनसीबी के जो सूत्र हमारे हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्हें भी एक बड़ी लिंक जो है हाथ लगी है और इसमें जो है एक बड़ा सिंडिकेट जो है काम कर रहा है। इसी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए इनकी वापस जो है हमें गिरफ्तारी जो है चाहिए, तो इनकी जमानत याचिका को जो है रद्द की जाए। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि आज नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले को जो है राजनीतिक रूप जो है दिया जा रहा है और एनसीबी ने जो है गलत तथ्यों को पेश करके उनके दामाद को जो है गिरफ्तार किया है और लगभग 8-8.5 महीने जो है उन्हें जेल में रखा गया था। नवाब मलिक ने एनसीबी पर निशाना साधते हुए कहा गया कि एनसीबी ने ये कहा था कि 200 किलो गांजे की बरामदगी हुई, जबकि तंबाकू जो है मिला था और तंबाकू और गांजे में जो है एनसीबी को फर्क जो है नजर नहीं आता है जी। तो जिस तरह से मेरे दामाद की गिरफ्तारी हुई या
कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया गया था उस समय। ये पूरा फर्जीवाड़ा है एनसीबी का, और निश्चित तौर पे एनसीबी जो है इस पूरे मामले में जो है सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए ये जो बड़े बड़े लोगों को जो टारगेट कर रही है, बॉलीवुड को टारगेट कर रही है, नेताओं को टारगेट कर रही है, ताकि उनकी पब्लिसिटी हो। बिल्कुल, तो लगातार एनसीबी के निशाने पर बॉलीवुड खिंचता ही जा रहा है। अमित राय हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अदाकारा नौरा फतेही से जुड़े मामले की। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में नौरा फतेही को अब समन भेजा गया है। इससे पहले जैकलीन फर्नांडिस को भी इस मामले में समन भेजा गया है और अब नौरा फतेही को इस मामले में समन भेजा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच का दायरा वसी होता जा रहा है। एजेंसी ने सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदाकारा रक्कासा नौरा फतेही को पूछताछ के लिए बुलाया है। नौरा फतेही एजेंसी के दफ्तर में है। जराये के मुताबिक जैकलीन फर्नांडिस को भी कल समन किया गया है। ख्याल रहे कि इससे कबल भी एजेंसी जैकलीन से पूछताछ कर चुकी है। न्यूज रूम लाइव में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं साधना भारती। नारी परामर्श में मंत्री, गृह कार्य में दासी, धर्म कार्य में धर्म पत्नी, स्नेह करते हुए माता, विलास में रंभा और क्रीड़ा में मित्र का स्थान रखती है। ऐसी नारी को अपमानित किया जाता है। नारी का सम्मान होना चाहिए, उनके अधिकारों का सम्मान होना चाहिए, उनके सभी हक उनको मिलने चाहिए, उन तक पहुंचने चाहिए। जो व्यक्ति एक नारी का सम्मान नहीं कर सकता, वो अपनी माँ, बहन और बेटी के साथ साथ भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता। आज जिंदगी के हर मोर्चे पर महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। औरतों के हक के लिए न्यूज 18 उर्दू की आवाज के साथ हम आवाज मिलाते हैं। धर्म, समाज और संविधान महिलाओं को उनके अधिकार देते हैं। प्रत्येक धर्म में, संविधान में और समाज में महिलाओं के लिए अधिकार हैं और उनको उनके हक दिए गए हैं, परंतु जरूरत है उन अधिकारों का सम्मान करने की और महिलाओं के हकों को उन तक पहुंचाने की। महिलाओं का हक, कोई शक नहीं, बिल्कुल कोई शक नहीं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और अब जिस बड़ी खबर पर हम बात करेंगे वो जुड़ी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इख्तियारात के हवाले से। जी हां, मरकजी हुकूमत ने आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो इख्तियारात हैं उनमें तोसी की है। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF 15 के बजाय 50 किलोमीटर तक कार्रवाई करने के इख्तियार पा चुकी है। गुज़िश्ता वजारत दाखिला के जरिए जारी की गए नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 रियासतों असम, मगरबी बंगाल और पंजाब अब BSF को 15 के बजाय 50 किलोमीटर के रकबे में कार्रवाई करने की इजाजत होगी। वजारत के मुताबिक नए फैसले से सरहद पर गैर कानूनी सरगर्मियों और स्मगलिंग पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। पंजाब और मगरबी बंगाल हुकूमत ने मरकज के इस फैसले को ना माकूल और नाकाबिल फराहम करार दिया है। पंजाब के नायब वज़ीर आला सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इसे आइन के वकाफी ढांचे पर सीधा हमला करार दिया है। उनका कहना है कि रियासतों को एतमाद और उनके मशवरा किए बगैर मरकज ने यकतरफा फैसला लिया है जो रियासती हुकूमत को कमजोर करने वाला है। इससे वफाकियत की रूह की मनाफी है। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਹੇਗਾ। भोपाल के रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का अब एक नया बयान सामने आया है जिसको लेकर सियासी घमासान फिर शुरू हो गया है और अब इस बयान में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस को निशाना बनाया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और वहीं बॉर्डर के हवाले से भी उन्होंने बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी देशभक्तों की पार्टी नहीं हो सकती। वहीं उन्होंने सरहदों की हिफाजत RSS के देन करार दिया है। साध्वी ने कांग्रेस हुकूमत में तब्दीली मजहब का इल्जाम लगाते हुए हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने का भी इल्जाम लगाया है। वहीं कांग्रेस ने साध्वी के बयान पर सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि जिनके दामन खुद दागदार हैं वो दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा के किरदार से सभी वाकिफ हैं। कांग्रेस का कहना है कि साध्वी को क्रिश्चियन स्कूलों से इतनी नफरत है तो वो बीजेपी हामियों के बच्चों के नाम क्रिश्चियन स्कूलों से कटवा कर दिखाएं। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ राज जुड़ गए हैं। मेहताब आलम, अभी एक बयान से तो छुटकारा मिला नहीं था और अब प्रज्ञा ठाकुर का दूसरा बड़ा बयान सामने आ गया है। तैयबा, जब भी इलेक्शन आते हैं, इंतखाबात आते हैं तो सरहदों पर तनाव भी हो जाता है और सियासतदानों के बयानों में भी जो है
शिद्दत अख्तियार कर लेती है। मध्य प्रदेश में एक पार्लियामेंट और 3 असेंबली सीटों का इंतखाब होना है और इंतखाबात की तैयारियां जिस तरह से जोरों शोर से चल रही हैं, 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों अपने अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। साध्वी का बयान भी उसी हार्ड हिंदुत्व के एजेंडे का एक हिस्सा है। जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया, उसके साथ साथ उन्होंने बढ़कर यहाँ तक कह दिया है कि सरहदों की हिफाजत RSS की देन है, जिसको लेकर न सिर्फ साबिक फौजियों में बल्कि जो सामाजिक तंजीमें है, पॉलिटिकल पार्टी, तो उसमें गुस्सा पाया जा रहा है कि साध्वी के बयान से फौजियों की तौहीन होती है। और वहीं पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग कभी देशभक्त नहीं हो सकते। वहीं पर कांग्रेस ने साध्वी के बयान की सख्त मजम्मत करते हुए जो है उनको अपना दागदार दामन देखने का मशवरा दिया है। वहीं मेहताब आलम, जो उन्होंने ये बात कही कि RSS की देन है सरहदी हिफाजत, तो क्या उनको हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन पर एतमाद नहीं है? उन्होंने अपने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया है, जबकि मरकज में होने के बावजूद। यकीनी तौर पर जो उनका बयान है, ये जो हमारी फौजें हैं, चाहे हम फदाइया की बात करें या हम नेवी की बात करें या जो है इस फौज की बात करें, सब पर एक जो है निश्चित ज़र्ब लगता है। आपकी अकीदत किसी ऑर्गेनाइजेशन से है तो यकीनी तौर पर उसकी बात कीजिए, लेकिन सरहदों की हिफाजत में हमारे फौजियों की जो कुर्बानियाँ वो किसी से छुपी नहीं है। वो फौजियों की ही निगहबानी की वजह से सरहदें हमारी महफूज है। तो साध्वी का जो बयान है उसकी जो है न सिर्फ जो है सियासी सतह पर बल्कि सामाजिक सतह पर लोग इसकी मजम्मत कर रहे हैं और इसकी साध्वी से इसके लिए माफ़ी मांगने का भी मुतालबा कर रहे हैं। साहिबा बिल्कुल, तो अपने बयानों को लेकर हमेशा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सुर्खियों में रहती हैं। वहीं इस मामले में कांग्रेस की तरफ से और क्या कुछ बयान आया है मेहताब आलम? देखिए, कांग्रेस के जो है राम स्वरूप यादव का बयान सामने आया। राम स्वरूप यादव का कहना है कि अगर कांग्रेस जो है की देशभक्ति के लिए प्रज्ञा या भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। रही बात साध्वी प्रज्ञा की, तो साध्वी प्रज्ञा का जो किरदार है वो सभी लोग वाकिफ हैं। मालेगांव ब्लास्ट से भी उसको जोड़कर उन्होंने उसका बयान दिया। और फिर उनका कहना है कि जहाँ तक क्रिश्चियन बनाने की बात है कि कांग्रेस की हुकूमतों में ये हो रहा है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर क्रिश्चियन बनाने का मामला इस तरह से हिंदुओं को जोड़ा जा रहा है तो साध्वी प्रज्ञा तो उन्होंने अपील की है कि वो उन्हें चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो क्रिश्चियन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको फौरी तौर पर वहाँ पर अपना नाम कटवाना चाहिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं और अब आइंदा दिनों में 4 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात भी होने वाले में हैं। ऐसे में देखना होगा कि इन बयानों का उन इंतखाबात पर कितना असर पड़ता है। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के हवाले से। जी हाँ, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आपको बता दें कि आज एक मीटिंग की है और इस मीटिंग के दौरान उन्होंने पूजा भी की और कन्या पूजन उन्होंने खास करके किया। आपको बता दें कि आज गोरखपुर में कन्या पूजन किया वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने। वज़ीर आला ने 51 कन्याओं को अपने हाथों से खाना खिलाया। वज़ीर आला ने गोरखनाथ मंदिर में खुसूसी पूजा अर्चना भी की। विजयादशमी के इस पावन पर्व पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विजय की इस पावन पर्व को पूरे भारतवासी उसी श्रद्धा और सम्मान के साथ आयोजित करेंगे। मैं इस अवसर पर विजयादशमी की भी हृदय से मंगलमय कामनाएं सभी प्रदेशवासियों की प्रकट करता हूं। मुझे विश्वास है कि शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी का ये पर्व पूरे प्रदेशवासियों को सत्य, न्याय और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करेगा। धर्म का वह पथ जो हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति निरंतर प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है, उस पथ का अनुसरण हर प्रदेशवासी करेगा। इस विश्वास के साथ पूरे प्रदेशवासियों के प्रति शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो न्यूज रूम में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।